नमस्कार दोस्तों। बिहार की धरती वो धरती है जिसने इस देश को नालंदा, विक्रमशिला जैसे शिक्षा के मंदिर दिए। वो धरती जहां पे महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। वो धरती जिसने राजनीति को जयप्रकाश नारायण जैसा नायक दिया। लेकिन आज यही बिहार एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है और वो पहचान है पलायन। आज बिहार का नाम आते ही बहुत से लोगों के दिमाग में पहला ख्याल आता है बिहारी मजदूर। रेलवे स्टेशन पर दिल्ली की मेट्रो बनाते वक्त, मुंबई की इमारतों की नींव रखते वक्त, पंजाब के खेतों में धूप से झुलसते मजदूर, दुबई और सऊदी अरब तक में काम करने वाले ज्यादातर चेहरे बिहार के ही होते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों बिहार का नौजवान, बिहार का किसान और बिहार का मजदूर अपनी ही मिट्टी को छोड़कर दूर दराज के शहरों और देशों में काम करने चला जाता है? क्या यह सिर्फ रोजगार का सवाल है या फिर यह बिहार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विफलताओं की कहानी है? पलायन सिर्फ सफर नहीं है, यह एक दर्द है। दोस्तों, पलायन को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना समझना बड़ी गलती होगी। यह कोई टूरिज्म नहीं है। यह वह लम्हा है जब एक माँ अपने बेटे को रोते हुए रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आती है। यह वह समय है जब एक पत्नी सालों अपने पति के लौटने का इंतजार करती है। यह वह दर्द है जब एक पिता खेती बाड़ी छोड़कर शहर में मजदूरी करने चला जाता है ताकि बच्चों की पढ़ाई चल सके। पलायन एक पूरी पीढ़ी की कहानी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार भारत का सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य है। अनुमान है कि 2.7 करोड़ से ज्यादा बिहारी अपने राज्य से बाहर रोजगार के लिए रहते हैं। रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली, पंजाब, मुंबई और गुजरात जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा सीटें बिहार और पूर्वी यूपी के लोगों से भरी होती हैं। यानी हर साल लाखों लोग मजबूरी में अपने गांव से निकलते हैं। आप किसी गांव में जाइए, सुबह सुबह खेत में काम करने वाले हाथ गिनने लायक रह गए हैं। बुजुर्ग और महिलाएं खेत संभाल रही हैं, लेकिन नौजवान वो या तो दिल्ली में दिहाड़ी कर रहा है, या पंजाब में पराली काट रहा है, या फिर मुंबई में निर्माण कार्य में लगा हुआ है। गांव में आपको हर घर में कोई ना कोई बाहर वाला मिलेगा। बेटा दुबई में है, भतीजा गुजरात में है और दामाद दिल्ली में है। लेकिन बूढ़े माँ बाप वो गांव में अकेले रह गए हैं। भाई, ये मत समझिए कि पलायन सिर्फ रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका असर समाज और संस्कृति पर भी पड़ता है। त्योहारों में जब गांव के घर खाली हो जाते हैं तो छठ पूजा और होली की वो रौनक नहीं रहती है। बच्चों की पढ़ाई टूट जाती है क्योंकि पिता सालों साल घर नहीं आते हैं। महिलाओं पर पूरा परिवार संभालने का बोझ बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है, जब बिहार की धरती इतनी उपजाऊ है, जब यहाँ गंगा जैसी नदियां हैं, जब यहाँ मेहनतकश नौजवान हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि बिहार को अपना पेट पालने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब पर निर्भर होना पड़ता है? कैसे 1970 के दशक से पंजाब हरियाणा की हरित क्रांति ने लाखों बिहारी मजदूरों को खींच लिया, और क्यों बिहार में उद्योग धंधे कभी खड़े ही नहीं हो पाए? ये सब शुरू कब हुआ? क्यों बिहार का नौजवान अपने गांव से निकलकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई और खाड़ी देशों तक पहुंच गया? इस सवाल का जवाब हमें बिहार के इतिहास और आर्थिक ढांचे में ढूंढना होगा। अंग्रेजों के जमाने की शुरुआत, पलायन की जड़ें आजादी से पहले ही दिखने लगती हैं। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने गिरमिटिया मजदूर प्रथा शुरू किया। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूरों को करार यानी कि गिरमिट पर फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद और सूरीनाम जैसे जगहों पर भेजा गया। वहां वे लोग गन्ने के खेतों में जानवरों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हुए। आज भी इन देशों में बड़ी संख्या में बिहारी मूल के लोग रहते हैं। यानी बिहार से पलायन कोई नया नहीं है, यह अंग्रेजों के राज से ही शुरू हो गया था। आजादी के बाद का दौर और उम्मीदों और हकीकत से आपको अब रूबरू करवाते हैं। आजादी के बाद का दौर, 1947 में देश आजाद हुआ। बिहार को भी लगा कि अब विकास की रोशनी गांव गांव तक पहुंचेगी। लेकिन हुआ क्या? बिहार के पास उपजाऊ जमीन तो थी, पर उद्योग और फैक्ट्री नहीं थे। आजादी के तुरंत बाद जिन राज्यों में बड़े उद्योग लगे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, वहां नौजवानों को रोजगार मिला। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार की वजह से न तो फैक्ट्रियां आई और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। 1970 का दशक हरित क्रांति और पलायन की एक लहर थी। अब इसको आप समझिए।
दोस्तों 1970 का दशक एक बड़ा मोड़ था। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति आई। वहां ट्रैक्टर, खाद और सिंचाई की वजह से खेती में उछाल आया। अचानक मजदूरों की जरूरत बढ़ गई और बिहार से लाखों मजदूर पंजाब और हरियाणा की ओर निकल पड़े, क्योंकि बिहार में तब न रोजगार था न उद्योग। खेती में भी छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन बटी थी, जिससे परिवार का पेट भरना मुश्किल था। अब बड़ा सवाल, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगे? इसके कई सारे कारण हैं, जैसे बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। फैक्ट्रियों को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, रेलवे चाहिए। बिहार इस मामले में बहुत पीछे था। फिर आता है राजनीतिक अस्थिरता। बार बार सरकारें बदलती रही, नीतियां टिकाऊ नहीं रही। और एक और बड़ी वजह है भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही। जो उद्योगपति आना भी चाहते थे, वे नौकरशाही के चक्कर में फंसकर भाग गए। प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सुखाड़ से बिहार हमेशा प्रभावित रहा है, जिससे यहाँ का कृषि आधारित उद्योग टिक ही नहीं पाया। बिहार की सामाजिक संरचना भी पलायन का एक बड़ा कारण बनी। यहाँ जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। ज्यादातर परिवारों के पास खेती करने लायक जमीन ही नहीं थी। गांव में मजदूरी का दाम इतना कम था कि गुजारा मुश्किल हो जाता था। ऐसे में बाहर जाके काम करना मजबूरी बन गया। दोस्तों 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन और जातीय राजनीति का दौर शुरू हुआ, तो बिहार की राजनीति पूरी तरह चुनाव जीतने और सत्ता संभालने तक सिमट गई। रोजगार, शिक्षा और उद्योग जैसे मुद्दे पीछे छूट गए। नतीजा ये हुआ कि पलायन और तेज हो गया। इस दौरान दिल्ली, मुंबई, सूरत और लुधियाना में मजदूरी करने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। 1990 के दशक तक अनुमान है कि हर साल 20 से 25 लाख बिहारी बाहर कमाने जाते थे। 2000 के बाद यह संख्या और बढ़ी, क्योंकि बिहार में उद्योग बंद होते चले गए। आज हालत यह है कि दिल्ली की निर्माण मजदूरी का 50% से ज्यादा हिस्सा बिहार और यूपी से आता है। इतिहास गवाह है, अंग्रेजों ने इसे शुरू किया। आजादी के बाद की सरकारें इसे रोक नहीं पाई। 1970 के दशक में हरित क्रांति ने इसे और तेज कर दिया और 1990 के बाद की राजनीति ने इसे अस्थायी बना दिया। यानी पलायन अब सिर्फ विकल्प नहीं रहा, बल्कि बिहार के लाखों परिवारों की जीवन शैली बन गया। 2011 की जनगणना और NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़े बताते हैं, भारत में जितने भी प्रभावी मजदूर हैं, उसमें सबसे बड़ी संख्या बिहार से आती है। अनुमान है कि आज भी करीब 2.7 से 3 करोड़ बिहारी अपने राज्य से बाहर रहते हैं। यानी बिहार की लगभग 25% आबादी प्रवासी है। यानी बिहार का मजदूर हर जगह आपको मौजूद मिलेगा, खेतों से लेकर मेट्रो तक, गगनचुंबी इमारतों से लेकर विदेशों तक। दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों में से 50% से ज़्यादा बिहार और यूपी से हैं। पंजाब की खेतों में काम करने वाले मजदूरों में 60% से ज़्यादा बिहारी हैं। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हर तीसरा मजदूर बिहार या पूर्वी यूपी से है। खाड़ी देशों यानी कि UAE, सऊदी, कतर में लगभग 25 लाख बिहारी प्रवासी काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रवासी बिहारी हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने घर भेजते हैं। 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। यह पैसा गांव के घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई कराने, शादी ब्याह और खेती के खर्च में लगता है। यानी बिहार की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन प्रवासी मजदूरों के पैसों पर टिकी हुई है। लेकिन भाई ये कहानी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निर्माण स्थल पर काम, 40 डिग्री की धूप में सीमेंट ईंट ढोना, एक कमरे में 8 से 10 लोगों का रहना, त्योहारों पर घर न जा पाना, बच्चों को साल में सिर्फ 1 से 2 बार ही देख पाना। यह वही जिंदगी है जो लाखों बिहारी मजदूर आज दिल्ली, पंजाब, सूरत और खाड़ी देशों में जी रहे हैं। कई बार इन मजदूरों को बिहारी कहकर अपमानित भी किया जाता है। दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ तक कि विदेशों में भी उन्हें दूसरी नज़र से देखा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर बिहारी मजदूर न हो तो दिल्ली की मेट्रो, मुंबई की इमारतें और पंजाब के खेत सब ठप पड़ जाएं। दोस्तों, कोविड-19 के दौरान हम सब ने दर्दनाक दृश्य देखा। जब लॉकडाउन लगा तो लाखों प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई और गुजरात से पैदल अपने गांव लौटने लगे। 1200 किलोमीटर पैदल चलने वालों में से सबसे बड़ी संख्या बिहार की थी। यह तस्वीर बता रही थी कि बिहार का मजदूर अपने ही देश में
किस तरह से और कितना ज़्यादा बेगाना है। केवल मजदूरी ही नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए भी बिहार का युवा बाहर जाता है। हर साल लाखों छात्र दिल्ली, कोटा, पुणे और बेंगलुरु में पढ़ाई करने जाते हैं। नीट और जेईई की कोचिंग के लिए बिहार का छात्र बाहर जाता है। यानी शिक्षा का पलायन भी उतना ही बड़ा है जितना रोजगार का। तो दोस्तों, मौजूदा स्थिति साफ है। लगभग हर चौथा बिहारी परिवार किसी न किसी तरह से पलायन से जुड़ा हुआ है। बिहार की अर्थव्यवस्था आज भी बाहर कमाए गए पैसों पर टिकी हुई है, लेकिन यह पैसा सिर्फ जीने का साधन है, विकास का रास्ता नहीं। लेकिन सवाल है कि जब लाखों लोग बाहर चले जाते हैं तो उनके गांव और परिवार पर क्या असर पड़ता है। यानी पलायन का सामाजिक चेहरा कैसा दिखता है। पहले गांव की सुबह होती थी, खेतों में नौजवान हल चलाते थे, कुएं और पोखरों पर चहल पहल दिखती थी। लेकिन आज बिहार के कई गांव में जाइए, खेतों में सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं काम करते हुए आपको नजर आएंगे। चौपाल पर बैठे लोग कहेंगे कि बेटा तो दिल्ली चला गया, छोटा लड़का सूरत में है और दामाद पंजाब में है। इस तरह के जवाब आम हैं। त्योहारों पर खाली घर, सूनी गलियां और उदासी भरी आहटें मिलेंगी। ये सब बिहार का दर्द है। इस दर्द को समझना होगा। यानी गांव की आत्मा धीरे धीरे खाली हो रही है। पलायन का सबसे बड़ा असर बिहार की महिलाओं पर पड़ता है। जब पति मजदूरी के लिए दिल्ली या पंजाब चला जाता है तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी पत्नी के कंधों पर आ जाती है। खेत की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की सेवा, सब कुछ वही संभालती हैं। आर्थिक कठिनाई के साथ साथ सामाजिक दबाव भी उसी पर पड़ता है। अब सोचिए उन बच्चों का क्या होता होगा जिनके पिता साल में सिर्फ 1 से 2 बार घर आ पाते हैं और कईयों के तो सालों साल नहीं आ पाते। बचपन बगैर पिता के छांव के गुजरता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि घर पर गाइड करने वाला कोई नहीं है। कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर खुद कमाने के लिए निकल जाते हैं। यानी पलायन सिर्फ आज की पीढ़ी को नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। गांव में रह गए माँ बाप की हालत और भी दर्दनाक है। बेटा रोज फोन करता है, पैसे भी भेजता है, पर घर की चौखट सूनी पड़ी रहती है। बुजुर्ग अपने आखिरी दिनों में अपने बच्चों का साथ चाहते हैं, लेकिन पलायन ने यह सुख उनसे छीन लिया है। पलायन ने समाज की बनावट भी बिल्कुल पूरी तरह से बदल दी है। पहले गांव में मिलजुल कर खेती होती थी, त्योहारों में सब लोग एक साथ जुटते थे। अब लोग बाहर चले गए हैं तो समाज में वह जुड़ाव बिल्कुल कम हो गया है। आप ये कह सकते हैं कि न के बराबर हो गया है। शादी ब्याह में रिश्तेदार आते हैं, लेकिन अक्सर दूल्हे का भाई, चाचा या मामा पंजाब या दिल्ली से छुट्टी न मिलने के कारण शामिल ही नहीं हो पाता है। बिहार की पहचान छठ पूजा, होली जैसे त्योहारों से है, लेकिन अब त्योहारों पर गांव खाली हो जाते हैं। छठ पर गंगा घाट पर कम लोग दिखते हैं। होली पर ढोलक और मंजीरा की आवाज कमजोर हो गई है क्योंकि नौजवान बाहर चले गए हैं। एक और बड़ा सामाजिक असर है पहचान का संकट। जब बिहार का मजदूर दिल्ली, मुंबई या गुजरात में जाता है तो उसे कई बार बिहारी कहकर नीचा दिखाया जाता है, उन्हें कमतर समझा जाता है, उन्हें कई बार गालियां दी जाती हैं, उनके साथ मारपीट किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, कई बार भाषा के नाम पर भी उन्हें पीटा जाता है। यहाँ तक कि कई बार स्थानीय लोगों से झगड़े और हिंसा तक हो जाते हैं। ये सब कुछ बिहारी मजदूर के साथ होता है और यह अपमान सिर्फ मजदूर का नहीं है बल्कि पूरे समाज का अपमान है। पलायन के कारण कई घरों में महिलाएं अकेली रह जाती हैं। उनका यह दर्द कौन समझेगा। उनकी सुरक्षा का सवाल तो उठता है। गांव में अपराध बढ़ने पर सबसे पहला निशाना महिलाएं ही बनती हैं। यह सामाजिक असंतुलन बिहार की बड़ी समस्या बन गया है। तो दोस्तों, गांव खाली हो रहे हैं, महिलाएं बोझ ढो रही हैं, बच्चे बिना पिता के बड़े हो रहे हैं और बुजुर्ग अकेले पड़ गए हैं और उसके साथ साथ समाज की संस्कृति कमजोर हो रही है। यानी पलायन सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है बल्कि सामाजिक ताने बाने की टूटन भी है। दोस्तों, हमने देखा है कि कैसे पलायन ने बिहार के परिवारों और समाज को बदल दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह सब केवल हालात का नतीजा है या फिर राजनीति की असफलता। क्या बिहार के नेताओं ने पलायन रोकने की कोशिश की और अगर की तो नाकामी क्यों मिली। बिहार की राजनीति हमेशा रोजगार और पलायन के वादों से भरी रही है। हर चुनाव में नेताओं ने कहा बिहार में उद्योग लाएंगे, नौकरी देंगे, युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन नतीजा
आज भी हर साल लाखों लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई और पंजाब जाते हैं। यानी पलायन बिहार की राजनीति का वादा भी है और नाकामी भी। आइए देखें वे वजहें जिनकी वजह से बिहार में उद्योग धंधे पनप नहीं सके। बिजली की कमी। लंबे समय तक बिहार में 8 से 10 घंटे से ज़्यादा बिजली मिलना मुश्किल था। उद्योगपतियों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या थी। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी। सड़क, रेल। लंबे समय तक बिहार में 8 से 10 घंटे से ज़्यादा बिजली मिलना मुश्किल था। उद्योगपतियों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी, सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स की हालात बहुत खराब रही। और एक मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है वो है राजनीतिक अस्थिरता। सरकारें बार बार बदलती रही। 1990 के दशक में तो बिहार को जंगल राज कहा जाने लगा। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही। कोई भी निवेशक बिहार में फैक्ट्री लगाने से डरता था और उसका सबसे बड़ा कारण जंगल राज था। दूसरे शब्दों में लाल फीताशाही। एक और कारण है प्राकृतिक आपदा। कोसी, गंडक, गंगा जैसी नदियों की बाढ़ हर साल करोड़ों का नुकसान करती है। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय का नारा दिया, लेकिन रोजगार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नीतीश कुमार ने 2005 के बाद से सड़क और बिजली पर काम किया, लेकिन उद्योग नहीं लगा पाए। आज भी बिहार में बड़े उद्योगों की संख्या गिनती की है। इसका नतीजा बिहार में सरकारी नौकरी का मोह और बाहर पलायन की मजबूरी। बिहार के हर घर में एक सपना होता है, बेटा आईएएस बने, बीपीएससी पास करे या रेलवे में नौकरी पाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे है ही नहीं। हर साल लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, लेकिन नौकरी मिलती है चंद हजार लोगों को। बाकी सब मजबूर होकर दिल्ली, मुंबई, सूरत की राह पकड़ लेते हैं। अब बिहार की अर्थव्यवस्था पर नजर डालिए। बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का केवल 35% है। राज्य का लगभग 70% राजस्व केंद्र सरकार की मदद से आता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा प्रवासी मजदूरों द्वारा भेजे गए पैसे से चलता है। यानी बिहार की अर्थव्यवस्था अपने लोगों के बाहर जाने पर टिकी हुई है। नेताओं ने वादे तो बहुत किए, आईटी हब बनाने के, उद्योग लगाने के, स्टार्टअप बढ़ाने के, पर हकीकत यह है कि आज भी बिहार में बड़े उद्योग लगभग ना के बराबर हैं। चुनावी मंच पर रोजगार की बात होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद यह मुद्दा गायब हो जाता है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार से पलायन ने नेताओं को राहत दी है, और ये सही भी है। अब आप इसे समझिए कैसे। अगर लाखों बेरोजगार नौजवान बिहार में ही रह गए तो शायद बड़े आंदोलन और विद्रोह होते, लेकिन बाहर जाकर काम करने से असंतोष बिखर गया। यानी पलायन नेताओं के लिए सेफ्टी वॉल बन गया। तो अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या बिहार का पलायन सिर्फ नौजवानों की मजबूरी है या यह नेताओं की विफलताओं का नतीजा है? क्या राजनीति ने पलायन को रोकने की बजाय उसे बढ़ावा दिया है? लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या इस कहानी का अंत कभी होगा? क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब बिहार का बेटा अपने गांव छोड़कर दिल्ली, पंजाब, सूरत न भागे? क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब यहाँ ही रोजगार और अवसर मिलेंगे? समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समाधान हमेशा होता है। बिहार में भी रास्ते हैं, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति और समाज की एकजुटता चाहिए। बिहार में कृषि आधारित उद्योग खड़े किए जा सकते हैं। मक्का, लीची, चावल, गन्ना, मखाना, ये सब एक्सपोर्ट क्वालिटी है। अगर यहीं पर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो लाखों रोजगार निकलेंगे। बिहार के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, ज़रूरत है उन्हें सही प्रशिक्षण देने की। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्किल सेंटर गांव-गांव तक पहुंचने चाहिए। सड़कों, बिजली और इंटरनेट को और मजबूत बनाना होगा। बाहरी निवेशक तभी आएंगे जब माहौल सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। आज दुनिया डिजिटल हो रही है। बिहार के युवाओं को स्टार्टअप और ऑनलाइन काम की दिशा में बढ़ावा देना होगा। छोटे शहरों को आईटी हब बनाया जा सकता है। जो लोग बाहर जाते हैं वे सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वे अनुभव भी लाते हैं। अगर सरकार उनकी ऊर्जा और पूंजी को बिहार में लगाने की योजना बनाए तो पलायन वापसी का माध्यम बन सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सरकार से उम्मीद करना काफ़ी नहीं है। समाज को भी आगे आना होगा और बिहार के बारे में सोचना होगा। गांव का स्कूल मजबूत करना होगा, पंचायतों को रोजगार योजना चलानी होगी और सबसे ज़्यादा जरूरी प्रवासी बिहारियों को सम्मान देना होगा। जब तक हम सब इस पर मिलकर काम नहीं करेंगे, बिहार को
बिहार नहीं बनाया जा सकता। सपनों वाला बिहार काफ़ी खूबसूरत है और इसको समझने के लिए और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें और आपको मिलकर एक संयुक्त प्रयास करना होगा। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।